मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म देख रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम से भी जानते होंगे। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ में हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पे एक वायर है, इससे करंट जा रहा है, तो एक दूरी पर एक आर डिस्टेंस पे हम लोग को यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो यहाँ पे, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसका हमें पहले करंट एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। करंट एलिमेंट होता है आई डी एल, ठीक है, और यहाँ पे जो ये डी एल है वेक्टर साइन के साथ हम लोग लेते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डीबी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डी एल, वही करंट एलिमेंट। और उसके बाद यदि यहाँ पे आर पे प्रॉपर वेक्टर लिखेंगे तो नीचे आर क्यू करना पड़ेगा, और यदि यहाँ पे आर इस तरीके से यूनिट वेक्टर लिख दें तो फिर नीचे में आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ, और इसको हम लोग म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है अपना बायोट-सावर्ट लॉ। एक चीज याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। करंट कैरिंग वायर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड करंट कैरिंग वायर इक्वल्स जीरो। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग वायर के बाहर जीरो होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे जीरो नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड करंट कैरिंग वायर जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर भी यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, सीजीएस यूनिट इसका गॉस होता है, और 1 टेस्ला इक्वल्स 10 की पावर 4 गॉस होता है। डायमेंशन यदि देखा जाए तो डायमेंशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, विच इज एफ इक्वल्स बी आई एल। सो बी इक्वल्स हो जाएगा एफ बटा आई एल। एफ का हो जाता है एम एल टी माइनस टू, आई है एम्पियर, ठीक है, और एल है एल, ठीक है, लेंथ। तो ये एल से एल कटा तो ये हो गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, वही यहाँ पे एम टी माइनस टू ए माइनस वन। इस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्शन देखा जाए तो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड आईडीएल वेक्टर, ठीक है, ये होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। आर वेक्टर का भी परपेंडिकुलर और आईडीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इसका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इन दोनों से ही इसका परपेंडिकुलर आ रहा होता है। समझना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक्स है, आप लोग को पता ही होगा। देखो ये म्यू जो है इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं, जो एप्सिलॉन होता है उसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, और ये जो म्यू है इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। और म्यू नॉट हुआ तो ये फ्री स्पेस परमिएबिलिटी को बताता है, और म्यू एम मीडियम के परमिएबिलिटी को बताता है, और म्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं म्यू एम बटा म्यू नॉट, ठीक है। देखो ये जो है आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है विच इज 10 की पावर माइनस 7। तो हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, इस तरीके से, ठीक है। और म्यू का डायमेंशन हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, विच इज बी इक्वल्स 4 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो भी हम लोग आगे देख रहे होंगे, बाकी इसी फॉर्मूला से इसको आराम से निकाला जा सकता है। तो यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। समझ में आ गया? बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, इसमें हम लोग कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंसेस देखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पीवाईक्यू भी आया हुआ है। देखो बायोट-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या सिमिलैरिटी है, बोथ लॉन्ग रेंज होता है, फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, फॉलो सुपरपोजिशन थ्योरम को ये फॉलो करता है ना, एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉलो लीनियर कर्व इनसाइड द सोर्स, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स विच इज चार्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स विच इज आइडियल वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज आर वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, आइडियल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। कूलम्ब्स लॉ जो है उसमें किसी भी तरीके का एंगल डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई भी एंगल देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से कूलम्ब्स लॉ में कोई एंगल डिपेंडेंसी नहीं होता है। बट बायोट-सावर्ट लॉ में हमें एंगल डिपेंडेंसी देखने को मिलता है, और जैसा कि आपने देखा था बी इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यहाँ तो थीटा आ गया ना, इसी वजह से हमें एंगल डिपेंडेंसी देखने को मिलता है। चलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था आई डी एल क्रॉस आर होता है, ठीक है। सो आईडीएल है ना, जिधर भी करंट जा रहा है वहां पे अपने फिंगर्स को रखना, और इस आर वेक्टर के अलोंग अपने पाम को रखना, तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगा। और यदि आपका ये स्ट्रेट वायर जा रहा है तो यहाँ पे राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। थंब को अपने इस डायरेक्शन में पॉइंट करो, और जो आपका राइट हैंड का फिंगर्स है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को बता देगा, ठीक है। और देखो यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, याद रखना ये करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो अपने जो फिंगर्स है, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में करो तो आपका थंब देखो बाहर की तरफ आएगा, यानी कि बाहर के डायरेक्शन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। और यदि क्लॉकवाइज जा रहा है तो अपने फिंगर को इस डायरेक्शन में करोगे तो आपका थंब नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे के डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस वही चीज है, अपने थंब को इस डायरेक्शन में रख के देखना ना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग राइट हैंड रूल से कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। समझ आ गया? एंटी क्लॉकवाइज में बाहर और क्लॉकवाइज में अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। यदि इस तरीके से सर्कुलर लूप है, ठीक है, इधर ही करंट जा रहा है और ये रेडियस है, तो कोई भी यदि आर्क हो जो थीटा सबटेंड कर रहा हो, थीटा एंगल है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इस थीटा को हमें यहाँ पे रेडियन में लिखना है, यानी कि पाई के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका यदि 90 डिग्री बना हुआ हो, है ना, इस तरीके से 90 डिग्री बना हुआ हो, तो फिर इसमें थीटा इक्वल्स क्या होगा, थीटा इक्वल्स हो जाएगा पाई बाय 2।
सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर और पाई बाय 2। ठीक है, पाई से ये पाई कटा तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 8 आर। ठीक है, इस तरीके से करके आप लोग इसको निकाल सकते हो यदि कोई भी एंगल यहाँ पे आपका दिया हुआ हो। कंप्लीट सर्कल है तो थीटा इक्वल्स 2 पाई कर दो, यहाँ पर 2 पाई लिखेंगे तो इससे ये 2 बार में चले जाएगा, सो म्यू नॉट आई बाय 2 आर आ जाएगा। सेमी सर्कल दिया हो तो थीटा इक्वल्स पाई कर दो, ठीक है, यहाँ पे यदि पाई करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो देखो, यदि एन सर्कुलर लूप है तो क्या करना है, एन सर्कुलर लूप यदि बना दिया गया हो तो यहाँ पे दो कंडीशन आ सकता है, या तो रेडियस कांस्टेंट कर दिया हो इसका, या वायर का लेंथ कांस्टेंट कर दिया हो। रेडियस कांस्टेंट करके यदि हम लोग लूप बढ़ा रहे हैं तो सिंपल सा इसमें n से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका सर्कुलर लूप का आया था ना विच इज म्यू नॉट आई बाय 2 आर, इसमें बस n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी एन इक्वल्स हो जाएगा n इंटू बी नॉट, बी नॉट वही इनिशियल वाला और n वही फाइनल वाला। समझ गया? यदि वायर का लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि जो रेडियस है वो घट रहा होगा क्योंकि लेंथ ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो लूप बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस छोटा होते जाएगा। ठीक है, वायर, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है वायर रिबाउंडेड या वायर कॉइल्ड। ठीक है, इस तरीके से ऐसा वर्ड लाके आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, तो उसमें समझ लेना कि वहाँ पे वायर का लेंथ कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ नहीं, बस इसमें एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें बी एन इक्वल्स हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू बी नॉट। समझ में आ गया? चलो अब देखो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है तो इसको कैसे डील करना है। जैसे यहाँ से आपका करंट आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो देखना एक बात, यदि इस आइडियल और आर के बीच में, आइडियल और आर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी दोनों के बीच का तो हम लोग साइन का एंगल लेते थे ना। तो यदि यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री हो गया इन दोनों। यदि देखो आई भी इधर जा रहा है तो आई का जो डायरेक्शन वही आइडियल का भी डायरेक्शन होगा, और रेडियस भी यहाँ पे ये वाला रेडियस है, ठीक है, और यहाँ से यदि लेंगे तो ये वाला रेडियस हो जाएगा, यहाँ से ये वाला रेडियस है, इस तरीके से है। ठीक है, सो यदि आई भी इधर जा रहा है और रेडियस भी इधर, लेंथ भी इधर ही है, ठीक है, सो यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है, तो साइन थीटा जो है ना वो हमेशा यदि 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे 0 ही होता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 0 है, और यदि इसके कारण देखा जाए तो आइडियल इधर है, रेडियस इधर, यानी कि 180 डिग्री का एंगल है, तो इसमें भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर अगर 0 हुआ या 180 डिग्री हुआ तो साइन भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री भी लिख देते हैं, ठीक है, तो साइन यहाँ पे 0 हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। कहाँ से? सिर्फ इसके वजह से आएगा। तो यहाँ पे यदि हमें देखना हो तो उसको कैसे देखेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस इस पे अपना जो फिंगर्स है उसको यहाँ पे ऐसे करो तो आपको थंब नीचे की तरफ डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपल सा म्यू नॉट आई बाय 4 आर है, यही वाला तो है ना भाई, ये म्यू नॉट आई बाय 4 आर, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए, है ना, और अंदर जाते जाते दिखा रहा है तो डायरेक्शन इसका क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इस कंप्लीट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड नेट आ जाएगा वो B2 के बराबर ही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। तो यदि फाइनाइट वायर है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमें निकालना है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो जो एंगल्स दिया हुआ यहाँ से एंगल देना, पॉइंट वाले से 2 एंगल सबस्टेंड हो रहा होगा, हो सकता है आपका ये दोनों एंगल सेम भी हो या डिफरेंट भी हो। ठीक है, और यदि डिफरेंट हो, सेम हो तो आसानी हो जाएगा, है ना, दोनों को जो सेम ही रख देना, तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा, साइन अल्फा और साइन अल्फा याद आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यदि अलग हो तो वही बात है, यहाँ पे बस साइन अल्फा और साइन बीटा करके ऐड कर देना, ठीक है, और यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर लिख देना। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हारा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री हो जाएगा लेट्स से, और बीटा इक्वल्स यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बीटा जैसे मान लो यहाँ यहीं तक दिया हुआ है ना, तो ये बीटा वाला तो 0 डिग्री हो गया कंप्लीट, और ये बहुत ही ऊपर चला गया, ठीक है, इतना ऊपर चला गया कि ये अराउंड 90 डिग्री हो गया। तो इसमें आंसर आता है सेमी इनफाइनाइट वायर में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, अगर लेट से इसको 90 करते हो तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे ये आ जाएगा। और इनफाइनाइट वायर करोगे तो दोनों ही 90 आ जाएगा। ठीक है, सो 90 और 90, ये भी 1 ये भी 1, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ये आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर दिया हुआ हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किसी एक डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, स्क्वायर लूप का याद रखना, स्क्वायर लूप में 4 आपके फाइनाइट वायर्स बन रहे होंगे, ये एक फाइनाइट वायर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक का निकाल लो यहाँ पे सेंटर के लिए यदि निकालना हो, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे ये जो आर है, इस आर का वैल्यू ये ए का आधा, ये कंप्लीट ए है, तो ये आर इक्वल्स ए बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स, ये चारों के लिए 4 टाइम्स इसका देखा जाए, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। ठीक है, 4 पाई और ये वाला आर ए बाय 2 इंटू यहाँ पे क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2। बस इसको ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस ओ पॉइंट इक्वल्स 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। ठीक है, और ए आपका इसका डिस्टेंस लेंथ है ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, कई बार आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो यदि आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आप इसको पुट कर सकते हो, 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। नाउ पोजीशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स 0, ये निकालना है। तो जैसे 2 वायर दिया हुआ हो, ठीक है, और करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा हो,
तो इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पे आएगा, इधर साइड में कभी नहीं आ सकता, ये बीच में ही आएगा, क्योंकि इसके वजह से देखा जाए तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर होगा, और इस बाहर की तरफ से देखा जाए तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर होगा और इधर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो अंदर में ही कहीं ना कहीं हमें कटता हुआ दिखाई देने वाला है, और बस इन दोनों का सम इक्वल्स जीरो कर देना है। सो देयरफॉर b1 इक्वल्स b2 ही आ जाएगा, समझ गए। और इससे यदि आप लोग x निकालोगे, x याद रखना हमेशा छोटे वाले i से निकालना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया i और ni, ठीक है। सो n इक्वल्स हो जाएगा i बिग बाय i स्मॉल, इस तरीके से आप लोग n निकाल सकते हो, है ना। और छोटे वाले वायर से ही हमारा x निकलता है, विच इज r बाय n+1। यदि डायरेक्शन सेम हो तो r बाय n+1 आ जाएगा, ठीक है। और छोटे वाले वायर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल आई, है ना। करंट कैरिंग यदि अपोजिट जा रहा हो, इस तरफ और इस तरफ जा रहा हो, तो छोटे वाले करंट से, ठीक है, छोटे वाले करंट से हमेशा इस तरफ बाहर की ओर देख लेना। छोटे वाले करंट से बाहर की ओर x डायरेक्शन में आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, और इस x का फॉर्मूला हो जाएगा r बाय n-1 कर देना बस यहाँ पे, यदि डायरेक्शन अपोजिट हो तो। और n का वैल्यू वही i बिग बाय i स्मॉल करके आप लोग निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप है यहाँ पे, इसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्सिस इसका यहाँ पे लेट से x डिस्टेंस दूरी पे हमें निकालना है, ठीक है। और देखो यदि ये सिंगल लूप है तो लूप इक्वल्स 1 हो जाएगा, यदि एक से ज्यादा लूप है तो लूप इक्वल्स हम लोग यहाँ पे n लिख सकते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ लूप हमने यहाँ पे ले लिया। यदि एक लूप है तो इसको 1 रख देना, एक से ज्यादा लूप है तो जितने भी लूप है, मान लो 100 लूप है तो इसको 100 कर देना, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर इसका रेडियस है, तो n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। वापस बता देता हूँ आप लोग को यहाँ पे, n इंटू म्यू नॉट आई स्क्वायर, सॉरी n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ के बराबर, गॉस लॉ जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, स्मॉल लेंथ एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई एन, ठीक है। ये आई एन है इनक्लोज करंट, तो इसका वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिमिलर होता है गॉस लॉ के, बट डू नॉट गिव मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स नहीं देता है, मैग्नेटिक फील्ड और इस डीएल का यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से बताता है, ठीक है। ये ऑलवेज वैलिड है एम्पियर सर्किटल लॉ, नॉट ऑलवेज यूजफुल नहीं है हमेशा के लिए। यह यूजफुल तभी होता है जब हमारे पास यूनिफॉर्म लूप देखने को मिलता है। टेढ़ा मेढ़ा लूप होगा तो उसके लिए भी वैलिड होगा, बट यूजफुल उतना नहीं होगा। एम्पियर लूप हम लोग किसको बोल सकते हैं, क्लोज लाइन वगैरह को, जैसे कि रिंग हो गया, स्क्वायर फ्रेम हो गया, ठीक है। स्क्वायर और डिस्क के लिए हम लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। ये एम्पिरियन लूप जो है वो क्लोज लाइन को बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। एरिया यदि होगा तो फिर वो वहां पे हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिंग और स्क्वायर फ्रेम के लिए वैलिड होता है, समझ में। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, इसमें लेंथ एलिमेंट इधर जा रहा है, ठीक है, डीएल लेट से इधर दिया हुआ है यहाँ पे, और करंट जो है इसका बाहर आ रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और वैल्यू बताना है क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट इंटू आई एन बराबर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल का जो ये है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसमें अब डायरेक्शन कैसे निकाले, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो कुछ नहीं करना, बस इस आई की वजह से ये देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा किधर। सो यदि ये अंदर जा रहा है तो थंब को अंदर पॉइंट करो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आता हुआ दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है और डीएल इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। यदि यहाँ पे आई जो है ये डॉटेड होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जाता, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है और डीएल भी इधर जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग उस केस में प्लस ले रहे होते। समझ में कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरीके से आपका इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसमें 3 वायर्स है कैरिंग 3 करंट 3i 2i एंड i एज शोन, ठीक है। द फिगर द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल बताना है हमें अराउंड द क्लोज काउंटर सी, ठीक है, इसके अलोंग पूरा बताना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको एक एक करके यहाँ पे निकालना होता है। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यदि हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करें तो ये तो पहली बात तो म्यू नॉट इंटू 3i होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड वाइज है। लेकिन जो इसका डायरेक्शन है वो किधर होगा, तो करंट क्योंकि यदि नीचे जा रहा है तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर आ रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और डीएल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें माइनस आएगा। इसमें यदि देखा जाए तो इसमें क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट 2i, और नीचे जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा और डीएल भी इधर है, तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें यदि देखा जाए तो इसमें क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई होगा, और इसमें करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और डीएल ऊपर है तो इसमें माइनस होगा। तो यदि कंप्लीट को हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि बी डॉट डीएल यानी कि इसका नेट निकालना रहे, ठीक है, कंप्लीट टोटल के लिए यदि इसको निकालना रहे, जैसे यहाँ पे b1 b2 और b3 ले लेते हैं, तो यदि कंप्लीट नेट निकालना रहे तो इन सबको ऐड कर दो बस। कितना हो जाएगा ये, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4 म्यू नॉट आई प्लस 2 म्यू नॉट आई, तो ये हो जाएगा -2 म्यू नॉट आई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सिलेंडर। तो यदि इनफाइनाइट होलो सिलेंडर हो तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वही वायर जैसा, है ना, विच इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर वायर वाला हमने देखा था ना यहाँ पे, ये वाला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला। तो इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है तो इसमें भी सरफेस भी होगा, आउटसाइड में बस यहाँ जो रेडियस लिया था, जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ पे सेंटर से उसको ले लेना है। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनेगा, अंदर में तो जीरो ही है, सरफेस से फिर चालू हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर देखा जाए तो इसमें अंदर में होता है, इसमें म्यू नॉट आई एक्स बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई एक्स बाय 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में, आप लोग डायमेंशनली भी इसको देख सकते हो, डायमेंशनल भी करेक्ट आएगा, है ना। और यहाँ पे यदि पाई आर स्क्वायर देखा जाए तो ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई बाय ए क्या होगा, आई बाय ए जो है ये आपके पास करंट डेंसिटी हो जाएगा, तो इसको हम लोग म्यू नॉट जे एक्स बटा 2 लिख सकते हैं, और ये जे आपका करंट डेंसिटी है। समझ में आ गया, ये होता है इनसाइड में, और ये एक्स क्या है, एक्स सेंटर से इनसाइड का जो भी डिस्टेंस है वो है। सरफेस पे वही सेम रहेगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और आउटसाइड भी सेम रहेगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, और इसमें इस तरीके से बनेगा, क्योंकि अंदर में देखा जाए तो अंदर में प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और बाहर में फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से। समझ में आ गया, इस तरीके से होता है यहाँ पे। नाउ सोलेनोइड का देखा जाए तो लॉन्ग या इनफाइनाइट सोलेनोइड हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे जो एन का वैल्यू है ये नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ है, यानी कि नंबर ऑफ लूप बटा सोलेनोइड का जितना लेंथ है वो होता है यहाँ पे एन का वैल्यू। ठीक है, इनसाइड सोलेनोइड देखा जाए तो अंदर में वही वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और एंड ऑफ सोलेनोइड या सेमी सोलेनोइड देखा जाए तो इनफाइनाइट सोलेनोइड का यदि एंड या सेमी सोलेनोइड, उसमें वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट एन आई बटा 2, और आउटसाइड सोलेनोइड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, ये सभी आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज ही है ऑब्वियसली। ना टोरॉइड के बाद देखा जाए तो टोरॉइड कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें दो रेडियस देखने को मिल सकता है, ये अंदर वाला रेडियस और R1, और एक बाहर वाला रेडियस R2 देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एवरेज रेडियस अगर निकालना हो तो वही R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बट यहाँ पे इस पोजीशन में, है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो ये होता है म्यू नॉट एन आई, और एन को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन बाय कैपिटल एल। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो कैपिटल एल है, ये वाला पूरा एल, ये क्या हो जाएगा, वही सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बी इक्वल्स म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटा 2 पाई आर, और यहाँ पे आर एवरेज ले रहे होते हैं, यदि दो रेडियस दिया हो तो आर एवरेज आप लोग R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल सकते हो। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो F इक्वल्स Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हटा के यहाँ पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो क्यू वी भी साइन थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि डायरेक्शन निकालना हो तो 4 फिंगर्स को अपने वी के डायरेक्शन में रखना, पाम आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और जो एफ है वो आपका थंब को बता देगा। इस तरीके से आप लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, इस देखो यहाँ पे, और जो ये है तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपके पास परपेंडिकुलर हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया। क्यू वी भी साइन थीटा होता है, और यहाँ पे यदि साइन 90 डिग्री हुआ, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वी और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर यदि हम लोग कंपोनेंट ही ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा क्यू वी बी के बराबर। ठीक है, और याद रखना यदि चार्ज अगर नेगेटिव हुआ, है ना, चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन आएगा थंब से वही डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन यदि चार्ज नेगेटिव हुआ तो जो भी डायरेक्शन आएगा उसका हम लोग उल्टा डायरेक्शन ले लेंगे, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। एक और चीज है, फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी क्रॉस बी। ऑब्वियसली फोर्स जो है वो वी बी के परपेंडिकुलर ही आएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वी एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। और देयरफॉर क्योंकि आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, इस वजह से जो एंगल है वो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। तो एफ डॉट बी, ठीक है, कॉस थीटा का टर्म आएगा तो देयरफॉर वो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली एफ डॉट वी वेलोसिटी ये भी जीरो हो जाएगा, ऑन एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में कुछ इस तरीके से होता है। इसमें स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, देयरफॉर वर्क जीरो एंड पावर जीरो। वेलोसिटी और मोमेंटम यहाँ पे वेरिएबल रहेगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन ही सिर्फ चेंज कर सकता है। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, उसको चेंज करने के लिए फिर वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लाने की जरूरत पड़ेगी। और एक बात, यदि चार्ज रेस्ट पे है या चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो है तो वहां पे फिर मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज यदि जीरो तो वेलोसिटी जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। और यदि चार्ज का वैल्यू ही जीरो है ना, या फिर कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है, इनकी वेलोसिटी भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो उस केस में भी आपके पास फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाता है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। तो देखो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक है, तो उस केस में ऑब्वियसली फोर्स इक्वल्स जीरो हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे जैसे देखो वेलोसिटी इधर है इस चार्ज का और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसमें कोई फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा होगा, तो इसका डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, कोई इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स गेम में आएगा तभी उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। और यदि चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ नहीं कर पाएगा, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। यदि सर्कुलर पाथ का देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल को जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो देखो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी यानी कि इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है। तो अपने पाम को बाहर की ओर करो, और जो अपने फोर फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में तरफ करो, तो फोर्स देखना थंब जो आपका है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और सब जगह आप करोगे तो जो आपका फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि वही सेंट्रीपिटल वाला गेम चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ सेंट्रीपिटल, ये वाला एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स एफ मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स क्यू बी बी। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, ये वी से वी कटेगा, एम बी बटा क्यू बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियस इक्वल्स एम वी बटा क्यू बी। यदि भूल जाओ तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। सो रेडियस होगी आपके पास एम बी बटा क्यू बी, एम वी को लिख सकते हैं पी, ठीक है, फिर पी को लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 2 एम के ई विच इज काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 एम क्यू डेल्टा वी, ठीक है, विच इज चेंज इन पोटेंशियल। और यदि एफ एवरेज निकालना रहे तो एफ एवरेज हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा बाय 2 बटा थीटा बाय 2, ठीक है, इस तरीके से एफ एवरेज निकाला जा सकता है। देखो टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि कंप्लीट इस रोटेशन, तो एक रोटेशन में 2 पाई डिग्री का यहाँ पे रेडियन होता है, ठीक है, 2 पाई यहाँ पे एंगल होता है। सो टाइम कंप्लीट टू वन रोटेशन कितना हो जाएगा, सो टाइम इक्वल्स टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर बटा वेलोसिटी। सो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एम बी बटा क्यू बी, ठीक है, तो वी से यहाँ पे वी कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई एम बटा क्यू बी। तो टाइम कंप्लीट टू वन रोटेशन हो जाएगा 2 पाई एम बटा क्यू बी। सो देयरफॉर टाइम कंप्लीट टू थीटा रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के लिए यहाँ पे 2 पाई एम बटा क्यू बी आया, सो थीटा रेडियन के लिए यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा थीटा एम बाई क्यू बी, ठीक है। और यदि 1 रेडियन का पूल दिया जाए तो 1 रेडियन के लिए सिंपल सा यहाँ पे टाइम आ जाएगा एम बटा क्यू बी। इस तरीके से आप लोग करके निकाल सकते हो। याद रखना यहाँ पे जो ये है ये रेडियन में लिखना है, ठीक है, एंगल मत लिख देना, रेडियन में लिखना है, समझ में गया। जैसे कि आपके पास 90 डिग्री होता है, पाई बटा 2 रेडियन, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, तो क्यू को कॉमन लेके हम लोग ई प्लस वी क्रॉस बी करके लिख सकते हैं, ये होता है लॉरेंस फोर्स। नाउ डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखा जाए, सो जैसे चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्रो किया, ठीक है, और जो इसका रेडियस यहाँ पे ये सबटेंड करेगा वो रेडियस छोटा होगा इस कंप्लीट डिस्टेंस से, ठीक है। और ये इधर क्यों मुड़ा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यदि आप देखोगे तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा और इसी वजह से ये इस तरीके से मुड़ता है। तो यहाँ पे जो डेविएशन है सिंपल सी बात है, यदि आपको डेविएशन निकालना तो 2 थीटा कर देना। थीटा क्या, जिस थीटा पे इसको अंदर से हम लोग फेंके हैं, ठीक है, ये अंदर वाला जो इधर वाला डायरेक्शन रहेगा और ये वाला सरफेस, उसके बीच में जो एंगल बन जाए। सिमिलरली यहाँ पे जो ये डायरेक्शन जा रहा है और इस वाले सरफेस के बीच में एंगल, सिमिलरली यहाँ पे जो डायरेक्शन जा रहा है और इस वाले सरफेस के बीच में ये अंदर वाला एंगल, जिधर मुड़ रहा है उस तरफ वाला ही एंगल लेना है, इस बात का रखना, ठीक है। छोटा वाला एंगल वेंगल मत ले लेना, जिधर मुड़ रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे इसको फेंके और ये इधर मुड़ रहा है, तो यही वाला एंगल इस दोनों के बीच का कंसिडर किया जाएगा। तो डेविएशन इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, विच इज थीटा यहाँ पे 90 या तो 180 डिग्री, यानी कि पाई एंगल इसका डेविएशन हो जाएगा, ठीक है, पाई रेडियन। इसमें डेविएशन इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, ऑब्वियसली समझ में आ गया। और जो भी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसमें डेविएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि इस थीटा को निकालना रहे तो सिंपल सी बात है, यदि थीटा दिया हो तो वो यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन कई बार आपको अल्फा के टर्म्स में भी दिया रहता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ से ये छोटा वाला एंगल आपको दे देगा, तो इसको मत लेना, ये वाला एंगल निकाल लेना। तो थीटा इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि इसको पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो बस थीटा के जगह यहाँ पे हमने पाई माइनस अल्फा लिख दिया, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है यहाँ पे। चलो हेलिकल पाथ यदि देखा जाए तो यूनिफॉर्म हेलिक्स पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म हेलिक्स में पार्टिकल प्रोजेक्ट विद एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वेलोसिटी से हमने फेंका है और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पे हेलिकल पाथ फॉलो करता हो जाएगा एक थीटा एंगल पे, ठीक है। इस तरफ यहाँ पे वी कॉस थीटा है, इस तरफ वी साइन थीटा है। जो वेलोसिटी आपके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसका कोई काम नहीं है, जो परपेंडिकुलर है उसका काम है। सो यहाँ पे आर का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एम बी बाय क्यू वी लिखते थे ना, एम वी बाय क्यू बी, तो यहाँ पे वी साइन थीटा ये वाला कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वो पैरेलल आ जाता है। देयरफॉर टाइम इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एम बटा क्यू बी, ठीक है, टाइम में कोई एंगल वेंगल नहीं आएगा, सिंपल सा यहाँ पे टाइम का वैल्यू है, ठीक है। और पिच यहाँ पे इस दोनों हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा सिंपल सा, इसमें यहाँ पे वी कॉस थीटा का वैल्यू आता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये वी कॉस थीटा इंटू टाइम, ठीक है, ये जो टाइम है, ठीक है, टाइम कितना, टाइम एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाओ, ऑब्वियसली जितना एक रोटेशन कंप्लीट करने पे जितना ये एंगल आगे गया है, मतलब सॉरी डिस्टेंस आगे गया है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। तो उसको हम लोग वी कॉस थीटा इंटू टाइम, ये वाला वेलोसिटी इंटू जो भी टाइम है उससे करके निकाल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स में देखा जाए तो पार्टिकल प्रोजेक्ट विद एंगल थीटा फ्रॉम भी सेम चीज है, बट इसमें स्पीड जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, स्पीड यहाँ पे वेरिएबल रहेगा,
ठीक है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, cos थीटा sin थीटा। हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पाथ, पाथ यहाँ पे देखो इंक्रीज होते जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे v cos थीटा इंक्रीज हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन एंड जो रेडियस रहेगा इसका, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा, बट पिच जो है देखो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नाउ वेलोसिटी सेलेक्टर का बात किया जाए तो इसमें जैसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी हमने इधर फेंका है और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और इसके भी परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन यदि आया तो वहाँ पे वेलोसिटी सेलेक्टर का कंडीशन आता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आपका पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के कारण फोर्स जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग क्यू लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पे हम लोग क्यू वी भी लिख सकते हैं। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे ई बटा बी। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा और इस कंडीशन में हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में होगा क्या, एक्चुअली जो आपका वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है, चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि हमें जीरो लेके आना है। सो देखो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड यदि जीरो हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो, तो ये कंप्लीट रेस्ट में है, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हटा दो और मैग्नेटिक यदि नॉन जीरो हो तो इसमें दो कंडीशन आ सकता है, या तो वेलोसिटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, यदि इसके पैरेलल हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा और मैग्नेटिक फोर्स यदि जीरो हुआ और इलेक्ट्रिक फोर्स भी यदि इसके कारण जीरो होगा सो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो ये कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। एक इसका और दूसरा भी कंडीशन आता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यदि जीरो नहीं हो और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है वो यहाँ पे जीरो नहीं होता है, देयरफॉर ये सर्कुलर पाथ को सब्सटेंड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, इस बात का याद रखना। ठीक है, तीसरा कंडीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो नहीं हो और अगर वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कंडीशन आया तो फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा होगा, जितना रहेगा पहले से उतना ही होगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स वो जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नॉन जीरो है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा और वो जो है आपका वेलोसिटी को चेंज करके ही मानेगा। ठीक है, तो सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के ये तीनों कंडीशन में आपके पास एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाए तो टाइम या फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड एंड रेडियस। ठीक है, इस पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। देखो फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं होता है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कीप चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड रखता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें रेडियस mv बटा क्यू आ जाएगा, देयरफॉर v को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बी आर बटा m, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग इसको v स्क्वायर को इसका स्क्वायर, यानी कि क्यू बी आर का स्क्वायर बटा m। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी देखो वन रोटेशन में इसमें लिखा जाएगा 2q डेल्टा v और काइनेटिक एनर्जी एन रोटेशन में इसमें लिखा जाता है 2n q डेल्टा v। इस तरीके से इस दोनों फॉर्मूले को याद रखना। टाइम वही यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई m बटा क्यू बी एक रोटेशन के लिए, देखो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यू बी बाय 2 पाई m। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर, ये चार्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी इतना ही होता है, ऑसिलेटरी चार्ज का फ्रीक्वेंसी, एंड ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड एंड रेडियस। इसमें देखो आप लोग स्पीड एंड रेडियस कुछ भी नहीं आ रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर देखा जाए, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर इस पे आई जा रहा है, ठीक है, और इसका लेंथ एल है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा यहाँ पे आई एल। ठीक है, आई एल इंटू क्रॉस आपके पास बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो उसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आई जो एल है इस वेक्टर की तरफ अपना फिंगर रखो, तो फिंगर यहाँ पे है, और बी की जगह अपना पाम रखो, तो पाम बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको इधर रखोगे ये बाहर आएगा, तो फोर्स कहीं ना कहीं इस वायर पे नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बी आई एल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री हुआ, ठीक है, यानी कि करंट इधर जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली फोर्स इक्वल्स बी आई एल ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 आपके पास 1 हो जाता है। समझ में आ गया। चलो ना देखो यदि वायर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो उसका हम लोग एल इफेक्टिव लेते हैं, यानी कि इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस, तो फोर्स इक्वल्स हो जाएगा बी आई एल इफेक्टिव। ठीक है, और यदि इस तरीके से हुआ वायर यानी कि क्लोज लूप में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल इफेक्टिव 0, फोर्स 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स इन क्लोज लूप इक्वल्स 0 है यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। लेकिन यदि इसका टेंशन निकालना हो तो वायर को काट देना। ठीक है, तो वायर यदि आधा काटेंगे तो इस पे फोर्स ऊपर लग रहा था, तो इस दोनों पॉइंट पे टेंशन नीचे लग रहा होगा इस तरीके से, तो फोर्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 टेंशन, और फोर्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ये जो एल इफेक्टिव हो गया 2r, तो बी आई 2r के बराबर, सो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे टेंशन इक्वल हो जाएगा बी आई आर के बराबर। ठीक है, तो टेंशन अगर निकालना हो तो इसको आधा काट देना, आधे में देखना, तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा बी आई आर टेंशन का बराबर।
ठीक है, ये आप लोग करके देखना एक्चुअली जो भी आए, जिस भी तरीके से आपको पूछा जा रहा हो, जो कोई कंडीशन यदि स्पेशल कंडीशन दिया हो तो वहां पे भी उसको मेंशन कर लेना, ठीक है। नाउ फोर्स बिटवीन टू वायर्स यदि देखा जाए तो टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, टू इनफाइनाइट वायर ले लिया हमने, या वन इनफाइनाइट या एक स्मॉल, एक इनफाइनाइट होता है या एक स्मॉल होता है तो भी सेम ही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिस्टेंस है डी, इस पे आई ए करंट जा रहा है, इस पे आई बी करंट जा रहा है। सो लेट्स से हमें फोर्स निकालना है बी पे वाया ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है उतना ही बी ए पे लगा रहा होगा, तो एक वाला निकाल लेते हैं, बी पे कितना फोर्स लग रहा है दूसरे पे भी उतना ही लगेगा, सीधी सी बात है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो यहाँ पे ए का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और बी का यहाँ पे करंट लेंगे, ठीक है। सो ए का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट वायर के लिए होता है ऑब्वियसली म्यू नॉट आई ए बटा 2 पाई डी, ठीक है, जो ये डिस्टेंस है, और ये आई ए इसका ए वाले का करंट है, ठीक है। सो यहाँ पे इस एल को यदि नीचे भेज देंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू इसको पुट करो यहाँ पे और आई बी को पुट करो, तो म्यू नॉट आई ए आई बी बटा 2 पाई डी, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। चलो, यदि देखो करंट सेम डायरेक्शन में हुआ तो फोर्स जो अट्रैक्टिव, इसमें जो है फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा होगा, ठीक है, और यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्स फिर रिपल्सिव लगेगा इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बायोट सर्वाट लॉ फॉर मूविंग चार्जेस, चार्ज यदि मूविंग कर रहा है इस तरीके से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा बाय डी स्क्वायर, और फोर्स हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखो ये चार्ज इधर जा रहा है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यदि निकालना हो और इस दोनों के बीच में लेट्स से मान लेते हैं डिस्टेंस है डी, ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा Q1 V B2, ठीक है। फोर्स ऑन 1 तो 1 के लिए 1 का लेंगे और वाया 2 के वजह से लग रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 का लेंगे, ठीक है। सो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V साइन थीटा बाय डी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आंसर वही आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V साइन थीटा बाय डी स्क्वायर। समझ में आ गया। चलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से डिनोट करते हैं यहाँ पे, फॉर लूप के लिए ये होता है मिया, यानी कि m इक्वल्स आई है, ठीक है, और यदि n लूप है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो m इक्वल्स n आई ए, ठीक है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर जानते हो इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आपके पास एरिया वेक्टर, ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे देखो यदि करंट इधर जा रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसमें बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग आई इंटू ए लिख देंगे, ए लूप यहाँ पे 1 है तो एक ही लूप रहेगा और एरिया यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और करंट इधर जा रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ जाएगा, सो देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी अंदर की तरफ जाएगा। इसमें निकालना रहे तो इसका एरिया याद रखना, ट्रायंगल का एरिया यदि इसके साइड लेंथ के कंपैरिजन में निकालना रहे और वो ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं √3 a स्क्वायर बटा 4 इंटू आई, ठीक है, और इसमें ये बाहर की तरफ होगा क्योंकि यदि करंट इधर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ होगा। देखो फॉर बार मैग्नेट क्या होता है, क्लोज लूप के लिए ये है, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू एल, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। m इंटू एल होता है स्मॉल m, ये आपके पास पोल स्ट्रेंथ होता है बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, और l वही आपके पास एल इफेक्टिव जो भी रहेगा उसका लेंथ उतना ही हम लोग लेते हैं, समझ गए। चलो बोर मैग्नेट्रॉन एंड जायरो मैग्नेटिक रेशियो देखो, बोर मैग्नेट्रॉन वही m का वैल्यू लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे m लिख सकते हैं हम लोग आई ए, और i को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बटा टाइम, ठीक है, और टाइम को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r बटा v, और a को लिख सकते हैं ऑब्वियसली इसका एरिया विच इज पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया, तो यहाँ से पाई से पाई कटेगा, r से ये एक r कटेगा, तो आंसर आ गया हमारे पास EVR बटा 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास बोर मैग्नेट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तब उस केस में ये m का वैल्यू। समझ में आ गया। चलो EVR बटा 2 बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। जायरो मैग्नेटिक रेशियो मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट यही आ गया यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन विच इज EVR बटा 2, सो EVR बटा 2 और L का वैल्यू होता है MVR, ठीक है, तो VR से VR कटा, ये आंसर आ गया E बटा 2m, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बटा L का रेशियो आ जाएगा E बटा 2m, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ H एटम, तो यहाँ पे L का वैल्यू होता है NH/2 पाई, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का आपको पता है जब रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, तो जहाँ पे हम लोग m को लिख सकते हैं, ये L ऊपर चला जाएगा तो LE/2m, ठीक है, और L को लिख सकते हैं हम लोग NH/2 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई बटा m, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को पता होगा H/2 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H/2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे NH बार, ठीक है, H/2 पाई को हम लोग यहाँ पे H बार करके भी लिखते हैं, तो ये H/2 पाई यहाँ से हो जाएगा NH बार E बटा 2m। समझ में आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। ना टॉर्क का वैल्यू है, देखो टॉर्क यहाँ पे यदि निकालना रहे तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ पे लूप इधर है, तो इसमें यदि करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, और इसमें यदि करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसमें फोर्स बाहर की तरफ लगेगा,
और करंट देखो ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इसमें करंट अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पे ए, ये वाला डिस्टेंस है बी। हो सकता है दोनों सेम हो, दोनों अलग भी हो, मैंने यहाँ पे अलग ले लिया है। तो टॉर्क का वैल्यू होता है यहाँ पे एम क्रॉस बी, अच्छे तरीके से याद रख लेना। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोग एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। सो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है आपके पास आई ए और ये होता है बी। ठीक है, इस तरीके से टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एफ नेट 0 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टॉर्क लेते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ है और ये फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे घूमना चालू हो जाएगा, टॉर्क लगेगा, कपलिंग लगेगा, देयरफॉर यहाँ पे एफ नेट 0 है, टॉर्क यहाँ पे एम क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम डॉट बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा। और एक चीज आप लोग को पता होगा, यदि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो उसमें डेल्टा यू लिखते हैं, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स से लिखना पड़े तो वहां पे हम लोग माइनस डेल्टा यू लिखते हैं। तो इस केस में होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो यू का वैल्यू फाइनल और इनिशियल आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, जो भी एंगल हो उसको पुट करके, और यदि ये वगैरह है तो इसमें हो जाता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, सो वर्क डन आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है यहाँ पे एस एच एम। एसएचएम में देखो टॉर्क से हम लोग निकाल सकते हैं टॉर्क, क्योंकि एम भी साइन थीटा होता है। अब एसएचएम में साइन थीटा थीटा के ही बराबर होता है, तो इसको थीटा लिख दिया हमने। और आई टॉर्क होता है आई अल्फा। ठीक है, सो अल्फा हो जाएगा एम बी थीटा बाय आई। ठीक है, और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाय थीटा, तो थीटा से थीटा कटेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एम बी बटा आई। और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं से टी निकल जाएगा आपके पास, 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी। ठीक है, 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी इक्वल्स टाइम पीरियड। समझ में आ गया? ये होता है एसएचएम में। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही वाला, ये इस दोनों के कंडीशन को यदि देखा जाए अच्छे तरीके से, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो एट 0 डिग्री क्या होगा, है ना, एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम एंड बी का एंगल है। यदि 0 हो तो एफ नेट तो देखो सब में 0 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क जो है, टॉर्क इसमें यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ नेट जहाँ पे 0 उसी कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सो टॉर्क 0 है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री है तो फिर यहाँ पे एम बी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क। 180 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री पे यू माइनस एम बी होता है, यानी कि मिनिमम, और यहाँ पे 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, क्योंकि यदि एनर्जी मिनिमम तो इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा होगा, यानी स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। 90 डिग्री पे ये 0 हो जाता है यू का वैल्यू। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता है। 180 डिग्री पे यू का वैल्यू प्लस एम बी होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी सबसे कम, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बेस्ड होता है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एम ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से होता है, इस पे नॉर्थ पोल लगा रहता है, साउथ पोल लगा रहता है, एंड यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल है, ये स्प्रिंग है और सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे इस तरीके से पॉइंटर है जो डिफ्लेक्ट करता है जो भी डिफ्लेक्शन इस पे आएगा। तो यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं एम इक्वल्स एन आई ए करके। ठीक है, सो एम इक्वल्स एन आई ए है, एंड टॉर्क इक्वल्स होता है एम इंटू बी। ठीक है, और एम को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एन आई ए इंटू बी, तो टॉर्क इक्वल्स हो जाएगा एन आई ए बी। एंड टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है सी थीटा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना ना, इस केस के लिए, डिफ्लेक्शन वाले केस के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए यहाँ पे हम लोग सी थीटा लेते हैं। ये टॉर्क जो है, ये टॉर्क ऑफ स्प्रिंग है, जो यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा था उसका ये टॉर्क है, एंड जो ये सी है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और थीटा आपका डिफ्लेक्शन को बताएगा। सो देयरफॉर इन दोनों को इक्वेट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इस वाले और इस वाले को यहाँ पे इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, याद आपके पास सी थीटा इक्वल्स एन आई ए बी। ठीक है, यही वाला है ना, एन आई ए बी। सो सी थीटा इक्वल्स एन आई ए बी, सी थीटा इक्वल्स एन आई ए बी, थीटा इक्वल्स हो जाएगा एन आई ए बी बटा सी। सो देयरफॉर थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जितना ज्यादा करंट इसमें दौड़ाएंगे उतना ही ज्यादा वहां पे डिफ्लेक्शन आएगा। समझ गया? चलो देखो नेक्स्ट है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है यहाँ पे थीटा बटा आई, इसको ऐसा ही करके डिनोट करते हैं। तो इस आई को यदि यहाँ नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन ए बी बटा सी। ठीक है, और यदि यहाँ पे आर दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आर हो जाएगा वी। ठीक है, सो थीटा बटा वी होता है यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको एस बी करके डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा ऑब्वियसली एन ए बी बटा सी आर। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला, इग्नोर मत कर देना। और एस वी इक्वल्स हो जाएगा एस आई बटा आर। ठीक है, आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बात याद रखना, एन जो है, ये एन, ये प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो समझ गए ना, यदि एन बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, लेकिन एन बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यदि एन बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा और ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएगा। सो देयरफॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी एन पे या आर पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात पे याद रखना। ठीक है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी एन पे डिपेंड करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।